बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ बढ़ाए कूटनीतिक संबंध। रोजगार कानून बदलाव से पुर्तगाल में शुरू हुआ विरोध। पाकिस्तान में कर्ज और जल संकट बने गंभीर समस्या। यमन में यूएई समर्थित संगठन ने उठाया बड़ा कदम। मचाडो ने विदेश से वेनेजुएला की जनता को भेजा संदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में, जिसमें चर्चा करेंगे दुनिया की 5 बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में पिछले साल सत्ता परिवर्तन के बाद से देश की विदेश नीति और राजनीतिक दिशा में बदलाव देखा जा रहा है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब होता दिखाई दे रहा है और भारत से दूरी बढ़ा दी गई है। हाल ही में बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा कि कूटनीतिक रूप से यह संभव है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के एक क्षेत्रीय गठबंधन का हिस्सा बने जिसमें भारत शामिल ना हो। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने भी इसके संकेत दिए थे और बताया कि चीन और पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ त्रिपक्षीय गठबंधन बनाने की तैयारी में है। चीन इस गठबंधन को दक्षिण एशिया में भारत विरोधी संगठन के रूप में मजबूत करना चाहता है। चीन ने जून में एक सचिव स्तर की बैठक आयोजित की जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान के अधिकारी शामिल हुए ताकि भारत के बिना नया क्षेत्रीय समूह बनाया जा सके। बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता छोड़ने के बाद पाकिस्तान और चीन ने इसके साथ रक्षा, व्यापार और कूटनीति में अहम सहयोग बढ़ाया। इस कदम से दक्षिण एशिया में भारत की प्रमुख भूमिका चुनौतीपूर्ण हो सकती है और चीन का प्रभाव और बढ़ सकता है। इसके बाद रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि पुर्तगाल से संबंधित है। पुर्तगाल में गुरुवार को देश के 2 प्रमुख कर्मचारी संघों की हड़ताल ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। इस हड़ताल के कारण फ्लाइट और ट्रेन सेवाओं में रुकावट आ सकती है। सरकारी कार्यालय बंद रह सकते हैं और स्कूल कॉलेज की कक्षाएं भी रद्द हो सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार करीब 10 लाख से ज्यादा कामगार हड़ताल में शामिल होने की उम्मीद है, जिसे पिछले 10 वर्षों की सबसे बड़ी हड़ताल माना जा रहा है। कर्मचारी संघों का कहना है कि सरकार के रोजगार कानूनों में बदलाव से कामगारों के अधिकार और सुविधाएं कम हो जाएंगी। सरकार का कहना है कि ये बदलाव अर्थव्यवस्था मजबूत करने और विकास बढ़ाने के लिए जरूरी है। हड़ताल में जनरल वर्कर्स यूनियन और जनरल कन्फेडरेशन ऑफ पुर्तगाली वर्कर्स शामिल हैं, जो 2013 के बाद पहली बार मिलकर हड़ताल कर रहे हैं। सरकार के प्रस्तावित बदलावों में कर्मचारियों को निकालना आसान करना, हड़ताल करने का अधिकार कम करना और माताओं के लिए स्तनपान ब्रेक पहले 2 साल तक सीमित करना शामिल है। पुर्तगाल की अर्थव्यवस्था ईयू में छोटी है। औसत वेतन 1600 यूरो और न्यूनतम वेतन 870 यूरो है। देश में महंगाई और आवास संकट भी जारी है। यूरोपीय आयोग के अनुसार इस साल पुर्तगाल की जीडीपी वृद्धि 2% रहने की उम्मीद है। इसके बाद रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि पाकिस्तान से संबंधित है। दरअसल पाकिस्तान के लिए बुधवार को आई 2 रिपोर्टों में उसकी आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति की गंभीरता को उजागर कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान अभी भी भारी कर्ज, कमजोर निवेश और धीमी रोजगार वृद्धि से जूझ रहा है। IMF ने वित्त वर्ष 2026 में आर्थिक वृद्धि दर 3.2% रहने का अनुमान दिया, जो देश की बढ़ती आबादी के मुकाबले कम है। मुद्रास्फीति 4.5% है और बेरोजगारी लगभग 7.5% रहने का अनुमान है। सरकारी ऋण जीडीपी का लगभग 72 से 73% है, जिससे ब्याज का बोझ बढ़ा हुआ है। वहीं एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट में चेताया गया है कि पाकिस्तान में जल संकट गंभीर रूप ले चुका है। 80% से अधिक आबादी स्वच्छ पेयजल से वंचित है और भूजल अत्यधिक उपयोग करने के कारण आर्सेनिक प्रदूषण और जल जनित बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। एडीबी ने कहा कि पाकिस्तान का जल प्रबंधन, कुप्रबंधन, संस्थागत विखंडन और अपर्याप्त निधि से प्रभावित है। कुल मिलाकर पाकिस्तान आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों मोर्चों पर गंभीर संकट में है और सुधार के लिए तुरंत कदम उठाना जरूरी है। इसके बाद रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि यमन से संबंधित है। दरअसल यमन में लंबे समय से चल रही अशांति के बीच दक्षिणी हिस्से में बड़ी बदलाव देखने को मिला है। यूएई समर्थित अलगाववादी संगठन सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल ने तेल समृद्ध इलाकों हदरामौत और मेहरा पर कब्जा कर लिया है। इससे यमन में हाल की शांति टूट गई है और नए तनाव बढ़ने लगे हैं। एटीसी दक्षिण यमन को अलग देश बनाने की मांग करता है और उसे यूएई का राजनीतिक और सैन्य समर्थन प्राप्त है।
संगठन 2017 में बना था और दक्षिणी यमन में इसकी पकड़ काफी मजबूत है। इस महीने एसटीसी ने हद्रामौत के बड़े तेल प्रतिष्ठानों, जिनमें यमन की सबसे बड़ी तेल कंपनी पेट्रोम सीला भी शामिल है, पर कब्जा कर लिया। इसके बाद मेहरा प्रांत और ओमान सीमा पर स्थित चेकपोस्ट पर भी नियंत्रण हासिल किया। अदन में उन्होंने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया। सऊदी अरब ने इसे खतरे के रूप में देखा और सैनिकों को वापस बुला लिया, लेकिन अब हालात को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का कहना है कि इस स्थिति से यूएई को बड़ा फायदा मिल रहा है और यमन में इसकी पकड़ मजबूत हो रही है। इस कदम ने यमन की स्थिरता को और भी ज्यादा जटिल बना दिया है। इसके बाद रुक कर लेते हैं अगली और आखिरी खबर का, जो कि वेनेजुएला से संबंधित है। दरअसल वेनेजुएला की मुख्य विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो लगभग 11 महीने बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाई दी। वह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में एक होटल की बालकनी पर नजर आई, जहां उनकी बेटी ने उनकी ओर से नोबेल शांति पुरस्कार स्वीकार किया। मचाडो बालकनी से समर्थकों का अभिवादन करती दिखी और बाद में बाहर आकर लोगों से मिली। जनवरी 2024 में कराकास में विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्हें हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद सुरक्षा कारणों से वह छिपकर रह रही थी। वह खुद पुरस्कार लेने पहुंचना चाहती थी, लेकिन समय पर नहीं पहुंच सकी। उनकी बेटी ने पुरस्कार लेते हुए कहा कि उनकी मां एक स्वतंत्र वेनेजुएला में जीना चाहती हैं और कभी हार नहीं मानेंगी। मचाडो को पिछले साल मादुरो के खिलाफ चुनाव लड़ने से रोका गया था, जिसके बाद उन्होंने विपक्षी नेता एडमंडो गोंजालेस का समर्थन किया। वेनेजुएला में उनके विदेश जाने को लेकर लोगों की मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आईं। कुछ ने उनके बलिदान की सराहना की तो कुछ ने उनके देश छोड़ने पर आलोचना की। नोबेल समिति ने उन्हें असाधारण साहस का प्रतीक बताया और कहा कि वेनेजुएला अब एक दमनकारी शासन में बदल चुका है। उनकी बेटी ने मचाडो का संदेश पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया कि यह सम्मान पूरे वेनेजुएला की जनता का है और लोकतंत्र की लड़ाई जारी रहेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।